मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ईश्वर आपको, हमको, सबको स्वस्थ रखें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। जी हाँ, ये टर्म क्यों पढ़ा है? इसके पहले हम लोग स्टोक्योमेट्रिक पढ़े थे, अभी पढ़ने जा रहे हैं नॉन स्टोक्योमेट्रिक। तो ये टर्म आप एक बार समझ चुके हैं कि जब न कैटायन और एनायन का रेशियो क्रिस्टल में इक्वल होता है तो स्टोक्योमेट्रिक, और अनइक्वल हो जाए, बैलेंस न रहे तो नॉन स्टोक्योमेट्रिक। यानी डिफेक्ट आफ्टर डिफेक्ट द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन रिमेन मेंटेन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, और जब मेंटेन नहीं रह जाए तो उसे नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। आइए इसको आगे बढ़ते हैं। इसमें डिफिनेशन आप तो देख चुके हैं, फिर भी एक बार देख लीजिए। लिखा हुआ द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन चेंज टू द आइडियल रेशियो नोन एज नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। अभी कितने टाइप के होते हैं, इसमें कौन कौन से कंपाउंड ऐसे नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट शो करते हैं, आइए देखते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं। इट इज़ टू टाइप्स। पहला है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, पहले नाम से देखिए कि मेटल क्या हो जाएगा, क्रिस्टल लैटिस में ज़्यादा हो जाएगा। तो कैसे ज़्यादा हो जाएगा? क्या एनायन मिस होगा कि कैटायन अधिक आ जाएगा? तो देखते हैं। मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायन वैकेंसी, यानी यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन होते समय एनायन अपने साइड से कम हो जाते हैं, अपने साइड से मिस हो जाते हैं, यानी नहीं ट्रैप हो पाते हैं। तो उसके कारण से क्या होगा, जितना कैटायन उतना एनायन होता तो परफेक्ट ऑर्डर होता। लेकिन क्या हो रहा है, एनायन अपने साइड पर नहीं आ पा रहे हैं किन्हीं कारणों से। तो उससे क्या होगा, कैटायन का रेशियो एनायन के रेशियो से, यानी कैटायन का नंबर एनायन के नंबर से ज़्यादा हो जाएगा। तो उससे क्या बोलेंगे, नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट में क्या देख रहे हैं कि कैटायन अधिक हो रहा है, किसके कारण से, एनायन के मिसिंग होने से। तो इसमें इसको वर्ड में क्या लिखा गया है, ए नेगेटिव आयन मिसिंग फ्रॉम इट्स साइड leaving a hole which is occupied by an electron, thereby maintain the electrical neutrality. This site containing electron are called F center। ध्यान रखना है इस ड्यू टू F center क्रिस्टल सोच कलर। ध्यान से समझ लीजिए इसको। देखिए ये मान लीजिए आपका कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन। यहाँ आप देखिए एनायन होना चाहिए, है लेकिन क्या, इलेक्ट्रॉन। कैटायन एनायन, कैटायन एनायन इस तरह से वेल ऑर्डर में होता है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि एनायन के जगह पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये कैसे होता है कि जब क्रिस्टलाइजेशन हो रहा था तब, या उसको हम कुछ ऐसे कंडीशन दें कि जिसमें ये डिस्टरबेंस या डिफेक्ट जनरेट हो जा रहा है। तो मान लीजिए कि ये सोडियम क्लोराइड का ये क्रिस्टल था। अब इसको सोडियम के वेपर में इसको जब हीट किया गया तो इसका कलर क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब सोडियम वेपर के प्रेजेंस में इसको हम हीट करते हैं, सोडियम क्लोराइड को, तो सोडियम के वेपर इस क्रिस्टल के सरफेस पर आ जाते हैं, नए सोडियम आयन। तो उसको पूरा करने के लिए यहाँ से जो एनायन है क्लोराइड, वो अपना इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़कर ये चला जाता है ऊपर, यानी क्रिस्टल के सरफेस पर, और उसके साथ कंबाइन हो जाता है। तो यहाँ पर जहाँ पर खाली हुआ वहाँ पर वैकेंसी हो गई। लेकिन वैकेंसी तो हो गई, लेकिन वहाँ पर चार्ज मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन ये अपना क्या कर दिया, यहीं छोड़ दिया है। तो इस सेंटर को कहते हैं एफ सेंटर। एफ सेंटर, जिसका जर्मन में मतलब होता है फर्बे, इंग्लिश में उसका मतलब होता है कलर। इंग्लिश जर्मन वर्ड है फर्बे, जिसका मीनिंग होता है कलर। तो ये एफ सेंटर बनने का इसका कलर क्या होता है, पीला कलर का हो जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कैटायन एक्सेस यानी मेटल आयन एक्सेस कैसे होता है, क्योंकि लैटिस साइड से एनायन अपना स्थान चेंज कर देता है, हट जाता है, नहीं हो पाता। चलिए अब देखिए, दूसरा है कि इसी तरह से जैसे NaCl सोडियम वेपर के प्रेजेंस में हीट करने पर क्या हो जाता है, येलो कलर हो जाता है। उस तरह से LiCl को हीट करते हैं तो पिंक कलर हो जाता है, और KCl को गर्म करते हैं तो वायलेट कलर हो जाता है। यानी ये क्यों होता है, क्यों, ड्यू टू एफ सेंटर। एफ सेंटर का इसका कलर चेंज हो जाता है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं। दूसरा है आपका मेटल एक्सेस ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइड। पहले वाले केस में क्या हो रहा था, एनायन अपने साइड पर नहीं आ पा रहा था, जिसके कारण से कैटायन ज़्यादा हो जा रहा था। यहाँ पे क्या है, अब कैटायन एक्स्ट्रा आ जा रहा है, नया आ जा रहा है बाहर से। तो उसके कारण से क्या होगा, कैटायन फिर अधिक हो जाएगा, यानी मेटल आयन। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे किस में होता है ऐसा,
When zinc oxide is heated, it lose oxygen and turns yellow due to following reaction. तो जैसे जिंक ऑक्साइड क्या है, कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, गर्म करने पर इसको जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं तो ऑक्सीजन क्या हो जाता है, निकल जाता है, तो जिंक की मात्रा क्या हो जाती है, जिंक आयन की अधिक हो जाती है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, अब जिंक ऑक्साइड का जनरल फार्मूला, जब ये ऑक्सीजन यहाँ फार्मूले से रिमूव हो जाता है कुछ, तो ये जिंक का जनरल फार्मूला बन जाता है Zn1 प्लस एक्स ओ। यहाँ एक्स क्या है, नंबर ऑफ Zn2 प्लस आयन, यानी जिंक आयन का संख्या है। यदि जितना उस रेशियो में बढ़ेगा उसको वहाँ पर ये एक्स का नंबर हो जाएगा, यानी एक्स की जगह पर Zn का नंबर है। तो ऐसे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या उसके क्रिस्टल लैटिस में कुछ डिफेक्ट आ जाएगा, डिफेक्ट तो आ ही रहा है, तो उसका क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा, तो ये येलो कलर का हो जाता है। द एक्सेस ऑफ जिंक आयन thus form get trapped into vacant interstitial site and electron in the neighbors interstitial site। यहाँ ध्यान रखना है कि नंबर तो कैटायन का बढ़ जाता है यानी मेटल आयन का, लेकिन इलेक्ट्रिकल चार्ज मेंटेन रहता है, क्योंकि एनायन कम पड़ जाएगा, तो एनायन कम पड़ जाएगा तो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस नहीं होता, क्योंकि उसके इक्वल में जितना जिंक आयन होता है, यदि जिंक आयन पर 2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 अलग अलग इंटरस्टिशियल साइट पर आ जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये जिंक आयन मान लीजिए है, ये क्या है, मान लीजिए जिंक आयन है, तो एक जिंक आयन पर कितने चार्ज होता है, 2, तो 2 पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मेंटेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस इंटरस्टिशियल में, दूसरे इंटरस्टिशियल साइड में दूसरा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रिकल क्या होता है, न्यूट्रलिटी मेंटेन रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा है कि जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर पीला क्यों पड़ जाता है, तो आप क्या जवाब देंगे कि जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है किसी साइड से और जिंक आयन की संख्या अधिक हो जाती है, जिंक आयन की संख्या अधिक होने से वो पीला पड़ जाता है। ठीक है, आइए, जिंक आयन की संख्या अधिक हो जाती है, उसके बराबर को बैलेंस करने के लिए इंटरस्टिशियल साइड में उसके चार्ज के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण से इसका रंग पीला पड़ जाता है। चलिए अगला है मेटल डिफिशियंसी, ये नॉन स्टोइकियोमेट्री का दूसरा पॉइंट, मेटल डिफिशियंसी, यानी यहाँ मेटल आयन की संख्या क्या हो जाएगी, एनायन से कम हो जाएगी। तो ये किस तरह के शो करते हैं, देखिए, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट शोज बाई ट्रांजिशन मेटल्स, डी ब्लॉक के एलिमेंट जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़कर जितने भी एलिमेंट है वो इस तरह का डिफेक्ट शो कर सकते हैं। इन दिस डिफेक्ट लोअर चार्ज कैटायन मिस फ्रॉम दियर साइड एंड हायर चार्ज कैटायन ऑक्युपाइड एडजेसेंट लैटिस साइड। इसका सीधा मतलब है कि जिसका लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एलिमेंट है या मेटल आइटम है वो अपने साइड से मिस हो जाता है और उसके बराबर तो नहीं, उसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए उस रेशियो में हायर चार्ज वाला मेटल आयन उसके उस साइड पर ट्रैप कर जाता है। जैसे हम यहाँ देखिए कि मान लीजिए कि नॉर्मल फेरिक ऑक्साइड का नॉर्मल फार्मूला क्या लिखा जाता है, FeO, फेरिक ऑक्साइड, सॉरी हाँ फेरस ऑक्साइड है, या Fe2O इसमें है, फेरस का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, फेरस ऑक्साइड है। लेकिन ये मेटल डिफिशियंसी हो जाएगा तो इसका रेशियो 1:1 से ना होकर 0.96 और इसका 1 हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन 1 है लेकिन आयरन क्या है 0.96। ये जनरल रेशियो है, एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ये रेशियो है। ऐसा क्यों हो गया कि मान लेते हैं कि ये 3 आयरन 2 प्लस क्या हो गया, मिस हो गया, लेकिन 2 ही Fe2 प्लस इसको क्या किया, इसके इलेक्ट्रिकल देखिए 3 दूना 6, इसका 3:2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, +6। अब 2 का मल्टीप्लाई +3 वाले से करिए, कितना आया, +6। तो चार्ज तो क्या है, बैलेंस है, लेकिन नंबर देखिए, आयरन 2 प्लस कितना मिस होगा साइड से, 3, लेकिन 3 प्लस वाला कितना आएगा, 2, तो नंबर क्या है, कम, नंबर क्या है, कम, लेकिन चार्ज क्या है, इक्वल, +6, 3 दूना 6, 2 3 6। तो इस तरह से मेटल की संख्या तो कम है लेकिन चार्ज कम नहीं है, यानी मेंटेन है। तो ये क्या है, मेटल डिफिशियंसी कहलाता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट में निकिल ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड के जो कंपाउंड है ये मेटल डिफिशियंसी शो करते हैं। अगला नेक्स्ट देखते हैं इम्प्योरिटी पॉइंट इफेक्ट। इम्प्योरिटी पॉइंट इफेक्ट क्या होता है कि जब किसी प्योर क्रिस्टल में कुछ फॉरेन या एक्सटर्नल मटेरियल मिल जाते हैं तो उसके कारण से जो डिफेक्ट डेवलप होता है या जनरेट होता है उसे हम कहते हैं इम्प्योरिटी पॉइंट इफेक्ट। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इम्प्योरिटी यानी प्योर क्रिस्टल में कोई इम्प्योरिटी मिल जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी पॉइंट इफेक्ट बोलते हैं। तो ये इसमें इसको वर्ड टू वर्ड देख लीजिए, दिस डिफेक्ट अराइजेज व्हेन some external substance trapped in the place of host
एटम इन द क्रिस्टल, यानी जो होस्ट मेटल एटम है उसके जगह पर कुछ फॉरेन सब्सटेंस उसमें मिल जाता है तो वहाँ पर डिफेक्ट जनरेट हो जाता है, तो उस डिफेक्ट को क्या नाम देते हैं? इम्प्योरिटी। आगे आइए देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं किस में होता है ये। तो इन मोल्टेन NaCl, किस में? molten NaCl containing a little amount of strontium chloride in crystallize some of the site of sodium ions are occupied by strontium ion। तो उसमें क्या होता है? 2 सोडियम आयन रिप्लेस बाय 1 स्ट्रॉन्शियम आयन। ध्यान दीजिए नंबर क्या हो रहा है? 2 सोडियम आयन साइड से क्या हो रहा है? रिप्लेस होकर उसके जगह पर क्या आ गया? एक स्ट्रॉन्शियम मेटल आयन ट्रैप हो जाता है। तो नंबर तो कम हो जाएगा लेकिन चार्ज मेंटेन रहता है। कैसे होता है डायग्राम से देखते हैं। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल है कि सिल्वर क्लोराइड में यदि कैडमियम क्लोराइड मिला हुआ है तो उसमें भी इस तरह का डिफेक्ट होता है। यहाँ डायग्राम से देखिए, डायग्राम में देखिए सोडियम क्लोराइड क्लोराइड यहाँ पर आ गया, सोडियम की जगह क्या है? स्ट्रॉन्शियम। तो स्ट्रॉन्शियम कितना चार्ज है? 2, और सोडियम कितना चार्ज होता है? 1। तो दो सोडियम यदि रहेगा तो कितना चार्ज रहेगा? 2 चार्ज रहेगा, लेकिन एक सोडियम पर 1 चार्ज है। तो इसको बैलेंस करने के लिए, 2 सोडियम को बैलेंस करने के लिए 2 चार्ज वाला स्ट्रॉन्शियम कितना आएगा कि चार्ज बैलेंस हो जाएगा? 1। तो एक स्ट्रॉन्शियम क्या किया? 2 सोडियम आयन को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। देखिए यहाँ पर सोडियम आयन नहीं है क्योंकि यहाँ पर सोडियम की जगह पर क्या हो गया? स्ट्रॉन्शियम। तो एक ये और एक ये साइड, 2 साइड क्या हो गया? एक स्ट्रॉन्शियम आकर 2 सोडियम को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। एक की जगह तो खुद हो गया लेकिन दूसरा क्या है? खाली है। तो इससे ये डिफेक्ट आ गया। तो ये डिफेक्ट किस तरह का है? डिफिशियंसी, मेटल डिफिशियंसी में भी आ रहा है और इस साथ ही साथ इम्प्योरिटी में भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब सेम सब्सटेंस नहीं है, सोडियम नहीं है, यहाँ पर स्ट्रॉन्शियम है, इसलिए इम्प्योरिटी के साथ साथ यह क्या है? मेटल डिफिशियंसी भी है। तो क्लियर हो गया कि ये इम्प्योरिटी होता है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। सॉलिड का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। जी हाँ, इसे देखते हैं। कोई भी सबस्टेंस, यानी सॉलिड की हम बात कर रहे हैं, सॉलिड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर उसको हम 3 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। यानी उसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो रहा है, एवरेज हो रहा है, नहीं हो रहा है। 3 कैटेगरी। हो रहा है अच्छे से, हो रहा है लेकिन मुश्किल से, नहीं हो रहा है, यानी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, यानी 3 क्लास में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड आर 3 टाइप्स। पहला है कंडक्टर्स। तो कंडक्टर के लिए क्या प्रॉपर्टीज है? कितना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा तो हम इसको कंडक्टर कहेंगे। तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया निर्धारित की गई है। वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये निर्धारित किया है कि यदि इतना कंडक्टिविटी होगा, कितना, ये नीचे हम दिखाएंगे आपको कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, तब कहेंगे कंडक्टर है। जैसे द सॉलिड विच कंडक्टिविटी रेंजिंग बिटवीन 10⁴ to 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। कंडक्टिविटी का जो यूनिट होता है क्या है? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। कितना है? 10 की घाते 4 से लेकर 10 की घाते 7, यानी 10⁴ to 10⁴ से इनकी कंडक्टिविटी होगी इस रेंज में, तब वो कंडक्टर होगा, अन्यथा वो दूसरा रेंज में आएगा, दूसरे कैटेगरी में आएगा। कुछ एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं। सभी मेटल में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, Ag, Au। देखिए मेटल के साथ साथ नॉन मेटल ग्रेफाइट क्या है? गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का है। और सबसे अच्छा मेटल जो होता है वो चांदी होता है कंडक्टर के लिए, और उसके बाद एल्युमिनियम और कॉपर आता है। अगला देखते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या है? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता, तो उसकी भी कुछ कंडक्टिविटी होती है लेकिन इतना कम होती कि मेजरेबल नहीं है। तो दो सॉलिड दैट कंडक्टिविटी रेंजिंग बिटवीन 10⁻20 टू 10⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यानी बहुत ही कम कंडक्टिविटी होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। हिंदी में बोलते हैं अचालक या कुचालक। जैसे आपके एग्जाम्पल हैं ग्लास, वुड, प्लास्टिक, स्टोन, इत्यादि। यानी ये सब में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता, या होता भी तो है बहुत ही कम। अगला है आपका सेमीकंडक्टर्स। जी हाँ, ये हमारे लिए इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका यूज बहुत ज़्यादा हम लोग करते हैं आजकल, जैसे मेमोरी कार्ड, कंप्यूटर के चिप्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आगे हम पढ़ेंगे। चलिए, द सॉलिड्स दैट कंडक्टिविटी रेंजिंग बिटवीन 10⁻⁻6 टू 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसका रेंज हमें याद रखना है कि सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के रेंज में होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। हिंदी में फिर से समझ लीजिए, कंडक्टर का मतलब जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से
मतलब प्रवाहित होने दे, कंडक्शन होने दे, उसको बोलते हैं कंडक्टर। और जो मुश्किल से कंडक्शन होने दे, जैसे नॉर्मली तेजी के साथ नहीं, एवरेज रूप से, तो उसे बोलते हैं सेमीकंडक्टर। और जिसमें हो तो इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होता, उसे बोलते हैं इंसुलेटर। चलिए अगला एग्जांपल देख लीजिए सेमीकंडक्टर का है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, ये सब क्या है, सेमीकंडक्टर के एग्जांपल है। तो आइए अब इसमें कंडक्शन कैसे होता है, इसका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। तो ये तीनों में इस इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होता है उसका एक्सप्लेनेशन हम वैलेंस बैंड थ्योरी, नॉट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ध्यान रखिए क्लास 11th में आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़े, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, वैलेंस बैंड थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। इसके थ्योरी, इस थ्योरी से हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि कंडक्शन कंडक्टर में, इंसुलेटर में और इन सेमीकंडक्टर में कैसे होता है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए ये किसी सॉलिड को में ये दो पार्ट होते हैं। किसी सॉलिड के स्मॉल एरिया में हम इसको मानकर स्टडी कर रहे हैं कि सॉलिड में दो ऐसे एरिया होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड होता है, उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, और जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिसमें इलेक्ट्रॉन जंप करता है, तो उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड या एम्प्टी बैंड। ये एम्प्टी बैंड होता है, एक फील्ड इलेक्ट्रॉन बैंड होता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें जाएगा तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का, यानी इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। तो मेटल में कैसा होगा, ये फील्ड इलेक्ट्रॉन बैंड और एम्प्टी बैंड। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सटा हुआ है कंडक्शन बैंड और एम्प्टी बैंड। क्या है, कंडक्शन बैंड को ही एम्प्टी बैंड कहते हैं। फील्ड इलेक्ट्रॉन बैंड और एम्प्टी बैंड दो पार्ट होते हैं। उस पार्ट की सहायता से हम समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे कंडक्शन हो रहा है। तो फील्ड इलेक्ट्रॉन बैंड से इलेक्ट्रॉन जब एम्प्टी बैंड या कंडक्शन बैंड में जंप करता है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। ये जितना दूरी कम रहेगा इनके बीच, उतना तेज़ी से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, उतना तेज़ी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। तो मेटल में क्या होता है, ये दूरी बहुत ही कम होता है, इतना कम होता है कि वो सटे रहते हैं, जिससे ये क्या है, ओवरलैप रहते हैं। इसलिए ये क्या होते हैं, थोड़ा इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज़्यादा फ्लो होता है, यानी बहुत ज़्यादा का मतलब इस कंडक्टिविटी इसकी बहुत हाई होती है। अब देखिए सेमीकंडक्टर में तो वैलेंस बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, कंडक्शन बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होता है, जंप करता है, जब हम अर्थ और फेस देते हैं किसी सबस्टेंस में, तो ये इलेक्ट्रॉन यदि इस कंडक्शन बैंड में जंप कर जाता है तो ये क्या होने लगता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगता है। तो ये गैप थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो गैप बढ़ जाता है तो कंडक्टिविटी थोड़ा घट जाता है, यानी मेटल की तुलना में जो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी है थोड़ा सा कम होती है। आपने अभी कंडक्टिविटी रेंज भी देख लिया है। क्यों, क्योंकि ये जो गैप है किसके बीच, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो गैप है ये थोड़ा सा बढ़ जाता है। गैप बढ़ने से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाते हैं, जो कर जाते हैं तो इससे कंडक्टिविटी मिलती है। अगला देखते हैं, यहाँ देखिए ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच कितना दूरी है, ये इतना दूरी है। देखिए ये पूरे सॉलिड में ही बात हो रही है, दूरी किसी अदर पार्ट की नहीं है, ये पूरा एक ही सॉलिड में उसके माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात की स्टडी की गई है। माइक्रो लेवल पर ये इस तरह का कंडक्शन बैंड माना गया है कि इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो गैप है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच इतना ज़्यादा है कि इसको बोलते हैं फॉरबिडन जोन। ये क्या है, फॉरबिडन, इसमें से इलेक्ट्रॉन इतना जंप नहीं कर पाता, यानी कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाता तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो होती है, तो इसलिए कहलाता है इंसुलेटर। क्लियर है कि इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच गैप ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाता, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। जबकि सेमीकंडक्टर में गैप मॉडरेट होता है, आधे इलेक्ट्रॉन मतलब अधिकांश इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। लेकिन यहाँ इसमें मेटल में क्या होता है, इतना गैप कम होता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इस बैंड में चले जाते हैं, जिसके कारण से मैक्सिमम कंडक्टिविटी मिलती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो में क्या कमी है इसको आप मुझे बता सकते हैं, सुधार मैं करने का पूरा कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।